हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल हेलो शिक्षक। आज हम एग्जाम से पहले एक बार देखेंगे कि अपठित गद्यांश या पद्यांश कैसे हल करना है। अगर आपको हमेशा हल करने में प्रॉब्लम आती है तो आपके लिए 3 पॉइंट्स लेकर आए हैं, जिसको माइंड में रख के आप सॉल्व करेंगे तो 90% आपका आंसर गलत नहीं जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि वो कौन से 3 पॉइंट्स हैं जिनको हल करने से पहले हमें समझना है और उनको माइंड में रख के हमें आंसर को देखना है। तो सबसे पहला पॉइंट जो है वो है, सबसे पहले आपको चाहिए कि आप गद्यांश को सावधानी पूर्वक पढ़ें। तो किसी भी गद्यांश या पद्यांश को सबसे पहले आपको ध्यान से पढ़ना है, उसका एक एक वर्ड को समझते हुए पढ़ना है। और फिर यदि कुछ शब्द या वाक्य समझ में ना आए तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। तो सबसे पहला आपका पॉइंट क्या है कि आपको जब भी गद्यांश या पद्यांश दे दिया जाए तो चीज़ों को बड़े ध्यान से और धीरे-धीरे आराम से उसको समझते हुए पढ़ना है कि पद्यांश में या गद्यांश में कहा क्या गया है। और फिर आपको अगर कोई वर्ड या शब्द नहीं समझ में आ रहा है तो उसको देखकर पैनिक नहीं होना है, घबराना नहीं है कि हमें क्या है इसका उत्तर कैसे देंगे। चीज़ों को बस आपको समझना है। और नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, इसके पश्चात आप प्रश्नों को ध्यान में रखते हुए अनुच्छेद को फिर से पढ़ें। जब आप एक बार पद्यांश या गद्यांश को पूरा पढ़ लेंगे, फिर आपको जो क्वेश्चन दिए गए हैं उस क्वेश्चन को पढ़ेंगे और देखेंगे इसमें क्या पूछा जा रहा है। और फिर जो पूछा जा रहा है उससे रिलेटेड अगर कुछ पैराग्राफ में आपके गद्यांश में दिया है तो उसको ढूंढेंगे पढ़ते हुए कि ये जो से पूछा गया है क्वेश्चन, इसका आंसर किस लाइन में हमको मिलेगा। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, फिर जिन जिन प्रश्नों के उत्तर मिलते जाएं उन पर निशान लगाते जाएं और उत्तरों को रेखांकित करते जाएं। फिर मान लीजिए आपने पहला क्वेश्चन पढ़ा, आपको आंसर मिल गया सेकंड लाइन में ही, तो आप उसको अंडरलाइन कर दीजिए अपने माइंड में कि हाँ इसका आंसर यहाँ पे है। फिर आप थर्ड क्वेश्चन पे जाइए, अगर थर्ड क्वेश्चन का आपको सेकंड पैरा में उसका आंसर मिल रहा है तो वहाँ पे मेंशन कर दीजिए, ताकि आपको आंसर जब आपको टिक करना हो तो उसको आपको बार बार लाइन्स को पढ़ना ना पड़े। तो ये थी हमारी 2 टिक, जिसमें सबसे पहले आपको बहुत ही ध्यान से चीज़ों को पढ़ना है, समझना है और फिर घबराना नहीं है अगर आपको नहीं भी समझ में आ रहा है। फिर आपको अगर नहीं समझ में आ रहा है तो चीज़ों को पहले आप क्वेश्चन पढ़िए, फिर क्वेश्चन के आधार पे आपको पैराग्राफ पढ़ना है और उसमें जो क्वेश्चन में पूछा गया है देखना है उससे मिलता जुलता किस लाइन में हमको आंसर मिल रहा है। और थर्ड हमारा जो लास्ट पॉइंट हमें माइंड में रखना होता है वो है, जिन प्रश्नों के उत्तर अस्पष्ट रह गए हों फिर से सावधानी पूर्वक पढ़ें। सोचने पर उनके उत्तर अवश्य मिल जाएंगे। बार बार पढ़ने से आपकी सारी समस्याएं हल हो जाएंगी। मान लीजिए आपको क्वेश्चन नंबर 4 है, उसका आंसर आपने पूरा पैरा पढ़ लिया, एक बार पढ़ लिया, 2 बार पढ़ लिया, लेकिन आपको आंसर नहीं मिल रहा है तो उसका आंसर अस्पष्ट है। तो आपको ध्यान देना है कि आंसर किससे हम मैच करा सकते हैं या हमारी जो समस्या है उसका उत्तर किससे हमारा सबसे ज़्यादा नज़दीक जा रहा है, तो उस चीज़ को देखकर हम पैराग्राफ को फिर से पढ़ेंगे। तो ये थे हमारे 3 पॉइंट्स। अगर ये 3 पॉइंट्स आप माइंड में रख के चीज़ों की बार बार प्रैक्टिस करेंगे गद्यांश पद्यांश की, अभी आपके पास 4 से 5 दिन है एग्जाम से पहले, तो 1-2 दिन ऐसा करिए कि आप सिर्फ पैराग्राफ की प्रैक्टिस करिए। देखिए कि आप कितने समय में और कितने कम समय में आप चीज़ों को हल कर पा रहे हैं। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे आपको उतना ही कम समय लगेगा, क्योंकि ये 3 पॉइंट ऐसे हैं जिनसे आपको माइंड में रखेंगे कि पढ़ते समय हमको ध्यान से पढ़ना है, चीज़ों को समझना है, फिर क्वेश्चंस को देखना है, क्वेश्चन से रिलेट करके देखना है कि कौन सी लाइन में कौन सा आंसर है, उनको टिक करते जाना है। और फिर अगर नहीं समझ में आ रहा है तो सबसे नज़दीकी जो आंसर मिलेगा वो आंसर आपको लगाना है। तो ये थे 3 पॉइंट। अब कुछ हम पैराग्राफ की प्रैक्टिस करेंगे, पहले कुछ गद्यांश की प्रैक्टिस करेंगे, फिर पद्यांश की करेंगे। तो सबसे पहले हमारा जो गद्यांश है आज का वो है, जिस विद्यार्थी ने समय की कीमत जान ली वह सफलता को अवश्य प्राप्त करता है। और प्रत्येक विद्यार्थी को अपनी दिनचर्या के समय सारणी अथवा तालिका बनाकर उसकी पूरी दृढ़ता से पालन करना चाहिए। जिस विद्यार्थी ने समय का सही उपयोग करना सीख लिया उसके लिए कोई भी काम करना असंभव नहीं है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कोई काम पूरा ना होने पर समय की दुहाई देते हैं, और वास्तव में सच्चाई इसके विपरीत होती है। अपनी आक्रामकता और आलस को वे समय की कमी के बहाने छिपाते हैं। तो ये है हमारा पहला पद्यांश या गद्यांश। तो इसके देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है। तो हमसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है, विद्यार्थी को सफलता प्राप्त करने के लिए क्या आवश्यक है। पहला,
समय की दुहाई देना या समय की कीमत समझना या समय पर काम करना या दृढ़ विश्वास बनाए रखना। तो यहाँ पर आपको अपने मन से उत्तर नहीं देना, चीज़ों की याद रखिएगा कि आप ऑप्शन देके खुद से मत बताइएगा कि हाँ, ये सही है, ये गलत है। आपका जो पद्यांश या गद्यांश बोला गया है, उसी के आधार पे आपको आंसर बताए। अगर उसमें सही बोला गया है तो सही उत्तर लगाएँगे, अगर गलत बोला गया है तो गलत लगाएँगे। आपको खुद से आंसर को टिक नहीं करना है। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन था कि विद्यार्थी को सफलता प्राप्त करने के लिए क्या आवश्यक है? तो फिर अब पैरा को पढ़ेंगे। अब पैरा को पढ़ेंगे, जैसे पहले लाइन हमने पढ़ी, जिस विद्यार्थी ने समय की कीमत जान ली, वह सफलता को अवश्य प्राप्त कर लेगा। तो हमें क्या, हमारा क्वेश्चन भी यही था कि सफलता प्राप्त करने के लिए क्या आवश्यक है? तो हमारा आंसर पहले ही लाइन में मिल गया। देखिए, हमारा क्वेश्चन था विद्यार्थी को सफलता प्राप्त करने के लिए क्या आवश्यक है? तो यहाँ बोला है अगर सफलता प्राप्त करनी है तो उसके लिए समय की कीमत जाननी होगी। तो ऑप्शन हमारा जो सही जाएगा ऑप्शन बी के साथ जाएगा। तो देखिए, हमारा पहले ही पढ़ते हमारा आंसर मिल गया, तो आंसर बी, हमारे समय की कीमत समझना, हमारा आंसर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 2 पूछा जा रहा है कि कुछ लोग समय की कमी के बहाने क्या छुपाते हैं? अपनी आक्रामकता और आलस्य, अपना निठल्लापन या अपनी विभिन्न कमियां या अपना बातूनीपन। तो जो हमारा आंसर जाएगा वो आंसर लास्ट की लाइन में हमें मिल गया था कि जो अपनी आक्रामकता और आलस को वे समय की कमी के बहाने छिपाते हैं। और हमसे यही पूछा गया था कि कमी के बहाने क्या छिपाते हैं, तो आपका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। आपको ऐसे ही क्वेश्चन से जो मिलती-जुलती लाइन होगी उसी को आपको पूरे गद्यांश में ढूँढना है। और देखिए, यहाँ पे यही मिलती-जुलती हमें लाइन मिल गई और हमारा अपना आंसर भी मिल गया। नेक्स्ट हमारा थर्ड क्वेश्चन है, दुनिया की सफलतम व्यक्तियों की सफलता का रहस्य क्या है? समय का पालन, समय का प्रयोग या समय की कीमत या समय का सदुपयोग। तो दुनिया की सफलता की व्यक्तियों का जो रहस्य है वह हमारा दिया गया था लास्ट सेकेंड लाइन में कि उनकी सफलता का रहस्य समय का सदुपयोग रहा है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन था समय का पालन, समय का प्रयोग, समय की कीमत या समय का सदुपयोग। तो हमें आंसर मिल गया था लास्ट सेकेंड लाइन में, तो आंसर जाएगा आंसर डी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा फोर्थ था, कार्य किस स्थिति में फलप्रद नहीं होता है? समय ना आने पर, समय कम होने पर या समय बीत जाने पर या समय अधिक होने पर। तो जो हमारा आंसर मिलेगा वह आंसर हमें लास्ट में मिल रहा है कि समय बीत जाने के बाद कार्य फलप्रद नहीं होता है, यानी कि हमारा जो आंसर जाएगा वो आंसर नंबर हमारा सी के साथ जाएगा। तो सही उत्तर हो जाएगा आंसर नंबर सी। हमारे फर्स्ट पैरा का लास्ट क्वेश्चन है, आक्रमणता शब्द में मूल शब्द एवं उस उपसर्ग अलग करके दिखाइए। तो आपको पता है उपसर्ग क्या होता है? जो मूल शब्द के आगे लगते यानी जो प्रीफिक्स होते हैं, जो शब्द के आगे जुड़कर शब्द की मीनिंग बदल देते हैं यानी कि उनका अर्थ बदल देते हैं, उसे ही उपसर्ग कहते हैं। तो यहाँ पे जो आक्रमणता है उसका मूल शब्द हमें पता है कि हमारा जो आ होता है, अगर कर्मणता में आ जोड़ दिया जाए तो वो उसका विपरीत अर्थ हो जाता है, आक्रमणता हो जाता है। तो यहाँ पे जो उपसर्ग लगा हुआ है वो हमारा ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा कि आ प्लस कर्मणता ही हमारा उपसर्ग प्लस मूल शब्द है। तो आंसर बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे गद्यांश 2 हमारा क्या है, विद्यार्थी जीवन की वह समय है जिससे बच्चों के चरित्र, व्यवहार, आचरण का जैसे चाहे वैसा रूप दिया जा सकता है। यह अवस्था भावी वृक्ष के उस कोमल शाखा की भांति है जिसे जिधर चाहो मोड़ा जा सकता है और पूर्णतः विकसित वृक्ष की शाखाओं को मोड़ना संभव नहीं। उन्हें मोड़ने का प्रयास करने पर वे टूट सकती हैं पर मुड़ नहीं सकती। छात्रावस्था उस श्वेत चादर की तरह होती है जिसमें जैसा प्रभाव डाला हो जाता है वैसा हो जाता है। सफेद चादर पर एक रंग जो चढ़ गया सो चढ़ गया, फिर से वह पूर्वावस्था को प्राप्त नहीं हो सकती। तो यहाँ छात्रों के जीवन का बताया गया है कि उनका जीवन जो होता है एक सफेद चादर की तरह होता है, उस पे एक बार जो कलर चढ़ जाता है सफेद पे, बच्चों का वैसा ही जीवन हो जाता है उसी कलर में। तो देखते हैं ऐसे क्वेश्चंस क्या पूछे गए हैं। और विद्यार्थी का पहला क्वेश्चन है हमारा, व्यवहार को सुधारने का सर्वोत्तम समय होता है प्रौढ़ावस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था या छात्रावस्था। तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन जाएगा ये जीवन के, विद्यार्थी जीवन की बात की गई है। तो जीवन जो हमारा होता है विद्यार्थी का वो हम छात्र के रूप में करते हैं, इसलिए जो हमारा सही ऑप्शन जाएगा, ना ही हम प्रौढ़ावस्था में बुढ़ापे में मतलब बूढ़े हो के एज में करते हैं, ना वृद्धावस्था में करते हैं, ना युवावस्था में होते हैं। जब विद्यार्थी होते हैं तो हम एक छात्र होते हैं, इसलिए जो हमारी सही जाएगा समय वह जाएगा छात्रावस्था के रूप में, आंसर नंबर डी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा,
छात्रों को गुरुकुल में छोड़ा जाता है किसके लिए? कठोर अनुशासन के लिए, घर से दूर रखने के लिए, अच्छे संस्कार विकसित करने के लिए, या इनमें से कोई नहीं। आपका जो आंसर मिलेगा वो आपको पद्यांश में यानी गद्यांश में आपकी लास्ट लाइन में मिल रहा है कि गुरुकुल में रहकर कठोर अनुशासन का पालन करना होता है। इसलिए आपका जो सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर 1 के साथ जाएगा कि छात्रों को गुरुकुल में इसलिए छोड़ा जाता है ताकि वो कठोर अनुशासन के लिए सीख सके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, छात्रावस्था की उपयुक्त तुलना की गई है विकसित वृक्ष से, या सफेद चादर से, या अविकसित वृक्ष से, या वृक्ष की विकसित शाखा से। तो यहाँ पे जो छात्रावास की तुलना की गई, अभी हमने बताया कि सफेद चादर से यानी श्वेत चादर से की गई है। तो आपका जो सही आंसर जाएगा, आंसर आपका बी के साथ जाएगा। तो सही आंसर आ गया सफेद चादर से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, इनमें से किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं किया गया? उपसर्ग यानी कि जो शब्द के आगे लग के उसका अर्थ बदल देते हैं। तो यहाँ पे महत्व है, सुसंस्कार है, अनुशासन है और अविकसित है। तो हमें पता है सुसंस्कार में सु हमारा उपसर्ग है क्योंकि सु प्लस संस्कार हमारा संस्कार मूल शब्द है। अनुशासन में हमारा अगर अनु शब्द को हमारा उपसर्ग है तो शासन हमारा मूल शब्द हो जाएगा। और डी हमारा अविकसित है। अगर हम आ को अलग कर ले और विकसित का मूल शब्द बना ले तो विकसित का भी अर्थ निकलता है। इसलिए जो हमारा उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है वो ऑप्शन नंबर 1 में हुआ है। तो हमारा जो सही आंसर जाएगा, आंसर जाएगा ए के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा लास्ट सेकंड पैरा का, प्रस्तुत गद्यांश के लिए उपयुक्त शीर्षक क्या होगा? चरित्र और व्यवहार, कठोर अनुशासन, या विद्यार्थी जीवन, या छात्र एक वृक्ष। तो हमने जब पैरा पढ़ा था तो उसमें सीधे सीधे छात्र के बारे में बोला गया था कि छात्र एक सफेद चादर होता है, उनके जीवन के बारे में कहा गया था। तो हमारा जो पहला आंसर जाएगा इसका वो जाएगा, यहाँ पे देखिए विद्यार्थी जीवन है तो यहाँ पे हम लेंगे ऑप्शन नंबर सी को। तो सही ऑप्शन जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। किसी भी गद्यांश का शीर्षक बताने से पहले याद रखिएगा कि आपको उसी शीर्षक को चुनना है जिसका पूरा पूरा आपको सारांश मिलेगा, यानी कि जिसके बारे में आपको पूरी पूरी बात कही गई है, जिसके बारे में पूरी डिटेल्स दी गई है, उसी से मिलता जुलता सबसे नज़दीकी आपको आंसर लगाना है। तो नेक्स्ट हमारा थर्ड पैरा जो है आज का वह है साहित्य से रिलेटेड। तो साहित्य का आधार जीवन है, इसी आधार पर साहित्य की दीवार खड़ी होती है, इसकी अटारियां मीनार गुंबद बनते हैं, लेकिन बुनियादी मिट्टी के नीचे दबी पड़ी है। जीवन परमात्मा की सृष्टि है, इसलिए सुबोध है, सुगम है और मर्यादाओं से परिमित है। जीवन परमात्मा को अपने कामों का जवाब दे या नहीं हमें मालूम नहीं, लेकिन साहित्य मनुष्य के सामने जवाबदेह है। इसके लिए कानून है जिनसे वह इधर उधर नहीं जा सकता। मनुष्य जीवन पर्यंत आनंद की खोज में लगा रहता है। ये था हमारा थर्ड पैरा। अब करते इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम। पहला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, साहित्य और जीवन में गहरा संबंध है क्योंकि जीवन का मुख्य आधार साहित्य है, या साहित्य जीवन की मजबूत दीवार है, या साहित्य का आधार जीवन है, या साहित्य का आनंद जीवन से ऊंचा है। तो आप पहली लाइन पढ़ेंगे, साहित्य का आधार जीवन है। तो आपका जो सही ऑप्शन जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा, क्योंकि हमें इसका आंसर पहली लाइन में मिल जा रहा है कि साहित्य का आधार जीवन बताया गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, मनुष्य किसकी खोज में जीवन भर लगा रहता है? परमात्मा की, आनंद की, साहित्य की, या रत्न द्रव्य भरे पूरे जीवन, लंबे चौड़े भवन एवं ऐश्वर्य को पाने की? तो हमारा जो आंसर जा रहा है वो लास्ट पैर लाइन में हमें मिल जा रहा है कि जीवन पर्यंत आनंद की खोज में मनुष्य लगा रहता है। तो हमें जो क्वेश्चन का आंसर मिल गया वो हमें लास्ट लाइन में मिल गया था। तो हमारा जो आंसर जाएगा बी, कि मनुष्य किसकी खोज में जीवन भर लगा रहता है? आनंद की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, साहित्य के आनंद का क्या आधार है? सुंदर और सत्य को पाना, जीवन, या रत्न और ऐश्वर्य पाना, या परमात्मा? तो हमारा जो आंसर मिलेगा वो हमारा आंसर है कि उसका आधार सुंदर और सत्य है। तो हमारा जो आंसर जाएगा वो साहित्य के आनंद का आधार जो है वह सुंदर और सत्य को पाना है। तो आंसर हमारा ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, जीवन परमात्मा के प्रति अपने कामों का जवाबदेह है या नहीं ये मालूम नहीं, लेकिन साहित्य, पहला ऑप्शन है प्रकृति के सामने जवाबदेह है, मनुष्य के सामने जवाबदेह है, या साहित्य मनुष्य के सामने जवाबदेह है,
या परमात्मा के सामने जवाब दे। तो हमें जो आंसर मिल रहा है वो हमारा 4th लाइन में मिल रहा है। अगर पैरा को आप दोबारा से अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको वो पूरी-पूरी लाइन मिलेगी, बस आपको उसका आंसर बताना है। तो आप पहले पैरा को पढ़ेंगे, फिर क्वेश्चन पढ़ेंगे, फिर क्वेश्चंस को सोचते हुए आपको पैरा पढ़ना है। तो आपका जो आंसर मिल गया वो आंसर की 4 लाइन में मिल गया कि जीवन परमात्मा के प्रति हमसे पूछा है कि कामों को जवाब दे है या मालूम नहीं, लेकिन मनुष्य साहित्य के सामने जवाबदेह है। साहित्य मनुष्य के सामने जवाबदेह, तो हमारा आंसर सी के साथ जाएगा। तो ये था हमारा आज पैरा 3rd। तो हमारा जो पैरा था गद्यांश का वो हमने 3 सॉल्व कर लिए और आपको तरीका भी पता चल गया कि कैसे करना है। बस आपको प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि प्रैक्टिस आप इतना कर लीजिए एग्ज़ाम से पहले कि आपको कोई भी गद्यांश दे दिया जाए तो आपको करने का तरीका पता होना चाहिए। वरना आपको ऐसा नहीं कि आपका पढ़ा ही गद्यांश आ जाएगा, क्योंकि आपको हर बार नया गद्यांश देखने को मिलेगा। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो उसको सॉल्व करने में आपको हमेशा प्रॉब्लम आएगी। तो आज हम लास्ट एक पद्यांश देखेंगे एक। तो हमारा जो पद्यांश है उसमें यह है, यह भारतवर्ष हमारा है, हमको प्राणों से प्यारा है, या हिमालय खड़ा हुआ है, संतरी सरीखा अड़ा हुआ है, गंगा की निर्मल धारा है। यह हमारा आज पद्यांश है। तो इस पद्यांश से रिलेटेड क्वेश्चंस देखते क्या पूछा गया है। प्रस्तुत कविता में किसका वर्णन है? भारतवर्ष का है, प्राणों का है, संतरी का है कि गंगा का है? तो प्रस्तुत कविता में जिसके बारे में बताया गया है वो भारत के बारे में बताया गया, क्योंकि यह भारतवर्ष हमारा है। और फिर उसके अंदर की डिटेल्स बताई गई हैं कि हमको प्राणों से भी प्यारा है, या हिमालय खड़ा है, और ये संतरी सरीखा खड़ा है। ये सब किसके अंतर्गत आ रहे हैं? भारत के अंतर्गत आ रहे हैं। तो यहाँ कविता में किसका मेन वर्णन किया गया है? तो भारतवर्ष का किया गया है। तो आपका जो आंसर जाएगा वो आंसर नंबर 1 के साथ जाएगा कि यहाँ पे वर्णन किया गया है भारतवर्ष का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, कवि ने हिमालय को किस रूप में बताया? तो यहाँ हिमालय खड़ा हुआ है निर्मल धारा के, कि श्याम किनारा के, या संतरी के समान? तो यहाँ पे जो आपको सताया गया कि हिमालय जो खड़ा हुआ है वो संतरी सरीखा अड़ा हुआ है, मतलब एक जगह पे बिल्कुल टिका हुआ है। तो उसने रिलेट किससे किया है, किस रूप में? संतरी के समान। तो आपका जो आंसर जाएगा आंसर नंबर सी के साथ जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, कविता में गंगा की क्या विशेषताएं बताएगी? तो गंगा की लाइन आप देख रहे हैं, लास्ट लाइन थी गंगा की निर्मल धारा है। तो गंगा को क्या बताएगी? एक निर्मल धारा है। तो हमारा पहला ऑप्शन है श्याम, या फिर हमारा गवल, या निर्मल, या पावन। तो हमें पता है कि निर्मल बताया गया है, तो आपका ऑप्शन जाएगा सी के साथ। और लास्ट हमारा पद्यांश का जो क्वेश्चन है वह है, कविता का उचित शीर्षक देना हो तो आप क्या देंगे? तो अभी हमने बताया आपको वो शीर्षक चुनना है जिससे कि आपका पूरा आपका गद्यांश या पद्यांश उसके अंदर आ जाए। मतलब कोई वर्ड बोल दिया और कोई सामने कोई इंसान है वो वर्ड सुनते ही समझ गया कि अच्छा इस बारे में पूरी डिटेल दी गई है। तो आपको ऐसा शिक्षक चुनना है जिसके अंतर्गत की सारी बातें की गई हुई। तो हमें यहाँ पता है, यहाँ पे भारत की बातें की गई, वहाँ के हिमालय की, गंगा की, वहाँ के प्राणों से हमें कितना प्यारा है ये चीज़ें। तो इन सब के बारे में बताया गया। तो हम शीर्षक जो चुनेंगे वो सबसे नज़दीकी और सबसे सही उत्तर चुनेंगे। तो पहला भारतवर्ष चुनेंगे, कि हिमालय चुनेंगे, गंगा चुनेंगे, या यमुना चुनेंगे? तो हमारा जो आंसर जाएगा वो आंसर जाएगा भारतवर्ष के साथ, क्योंकि भारतवर्ष के अंदर ही हमारा ये सब समाहित हो जाता है। ये सारा हमारा पूरी पद्यांश है, पूरी कविता है, उसी के अंदर हम समझिए कि गंगा, हिमालय, जो जो भारत की चीज़ें हैं उन सभी के बारे में हम इसमें बात किए हैं। तो आज ये हमने कुछ गद्यांश और पद्यांश की प्रैक्टिस की है, इसको कैसे करना ये भी सीखा है। तो आप एग्ज़ाम से पहले अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, ताकि आपके 15 से 30 मार्क्स कहीं भी गलत ना हो। आपको पूरे अच्छे स्कोर के साथ पास होना है, ताकि आप आगे आने वाली भर्तियों में अच्छे से अपना एग्ज़ाम दे पाएँ। तो याद रखिएगा, ये वीडियो को लाइक कमेंट ज़रूर करिएगा। तो आज के लिए थैंक यू।